फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने ज्योग्राफी को जो पढ़ा है वो यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा है। लेकिन अब मैंने सोचा है जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे एग्ज़ाम जहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, जैसे यूजीसी नेट हो गया, पीजीटी हो गया, आपका राजस्थान में आरपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, इस तरह के सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हम लोग अपने चैनल पे करें। तो आज से हम लोग जो अपनी क्लासेस होंगी इनको इस तरह से पढ़ेंगे कि जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं प्रिपेयर करा सकूं। यानी कि कंटेंट हमारा वही होगा, लेकिन उस कंटेंट को हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व कर सकें। तो देखिए, बेसिकली अभी हम लोग जो सिलेबस कवर करेंगे वो यूजीसी नेट एग्ज़ाम का सिलेबस होगा। लेकिन इसके साथ ही जो आपके अन्य एग्ज़ाम होते हैं, जैसे टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम हो गए, आरपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, उन सभी की भी आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। क्योंकि जो ज्योग्राफी का सिलेबस हम लोग नेट के एग्ज़ाम के लिए पढ़ने जा रहे हैं, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए, वही सिलेबस लगभग बाकी एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। तो आइए हम लोग अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले देखिए, आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि इसी के संबंध में हमारी जो पेड क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट हो रही हैं 10 अक्टूबर से। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको पेड क्लासेस की आवश्यकता है वो हमारी पेड क्लासेस को 10 अक्टूबर से पहले या 10 अक्टूबर के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी और जानकारी मैं अभी आपको दे दूंगा। सबसे पहले देखिए, आज की क्लास में हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, जो हमारी यूनिट 1 है, इकाई 1 है, वो भू आकृति विज्ञान की है यूजीसी नेट के सिलेबस में, जिसमें आपको यहाँ पर सारे टॉपिक्स दिए गए हैं जो कवर करने होते हैं। जैसे महाद्वीपीय प्रवाह है, प्लेट विवर्तनिकी है, आंतरिक एवं बाह्य बल है, अनाच्छादन है, अपक्षय है, और फिर इस तरह से भू आकृतिक चक्र वगैरह है, डेविस का मॉडल है, पेंग का मॉडल है। इन सभी को हमें एक एक करके पढ़ना है। तो आज हम लोग बेसिकली जो डेविस का मॉडल है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, थोड़ी सी जानकारी मैं आपको पेड क्लासेस के बारे में दूंगा और उसके बाद सीधे हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे। तो देखिए, जो आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है इसमें 2 पेपर हैं, पेपर 1 है, पेपर 2 है। पेपर 1 की तैयारी आपको अपने आप करनी है। जो पेपर 2 की तैयारी है, ज्योग्राफी की जो प्रिपरेशन है, वो मैं आपको कराऊंगा। तो जो कंप्लीट कोर्स होगा इसकी फ़ीस होगी 1999 रुपये, यानी 2000 रुपये। और इसमें 50% डिस्काउंट उन स्टूडेंट्स के लिए रहेगा जिन्होंने पहले हमारी यूपीएससी वगैरह की क्लासेस को परचेज़ किया है। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा जिसमें आपके सभी टॉपिक कवर होंगे। और जैसा कि मैंने कहा, ये जो हमारा कोर्स होगा ये टीजीटी पीजीटी वगैरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी, चलिए टीजीटी को हटा देते हैं, पीजीटी हो गया, आरपीएससी हो गया, इन सभी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके साथ ही देखिए, आपको इसी बैच में जो आप ये कोर्स लेंगे इसमें आपको 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे। यानी कि आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको 20 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। 15 जो आपके टेस्ट होंगे वो टॉपिक के अकॉर्डिंग होंगे, और 5 आपके कंप्लीट टेस्ट होंगे। जो सभी टेस्ट होंगे उनमें 100 क्वेश्चन होंगे, यानी कि हर टेस्ट में आपको 100 क्वेश्चन का आंसर देना होगा और आपको आंसर की प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके साथ ही आपको किसी टॉपिक में कोई दिक्कत वगैरह आती है तो आपको पर्सनल गाइडेंस भी मुझसे मिलेगा, जिसके लिए आप मुझको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे टाइम लेकर के पहले से और उसके बाद फ़ोन पे कॉल कर सकते हैं। आपको पहले टाइम मुझसे लेना होता है कि किस टाइम पे कॉल करें, उसके बाद आप कॉल करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं जहाँ पर भी दिक्कत आती है। तो ये हमारी पेड क्लासेस के बारे में हो गया। एक बात और बता देता हूँ, इस संशय में मत रहिए कि यहाँ पर मैं जो पढ़ाऊँगा उसकी क्वालिटी कम होगी और जो पेड क्लासेस में पढ़ाएंगे उसकी क्वालिटी ज़्यादा होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्वालिटी बिल्कुल एक जैसी होगी। अंतर यह है कि पेड क्लासेस में मैं ज़्यादा टाइम आपको दे पाता हूँ, कोर्स आपका कंप्लीट करवा पाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैं आपसे कुछ फीस ले रहा हूँ, और क्योंकि यहाँ पर लगभग मैं फ्री आपको पढ़ा रहा हूँ तो उतना ज़्यादा मैं टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पाता हूँ। तो यहाँ पर कोर्स स्लो कंप्लीट होगा, शायद यहाँ पर बहुत लंबा समय लग जाएगा कोर्स को कंप्लीट होने में। जबकि जो हमारी पेड क्लासेस होंगी उसमें 3 से 4 महीने में मैं आपके कोर्स को कंप्लीट करवा दूंगा। क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर मेरा जो नंबर है, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको अपना क्यूआर कोड दे दूंगा जिस पर आप फ़ी पे करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अगर आप डायरेक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो हमारी वेबसाइट है www.smarteduacademy.com, यहाँ पर आप जा करके फ़ीस को पेमेंट कर सकते हैं। और आपको क्लासेस कैसे देखना है इसके संबंध में आपको एक ट्यूटोरियल सेंड किया जाता है। जो हमारी वेबसाइट है ये मोबाइल फ्रेंडली है, यानी कि आप जिस तरह से किसी ऐप में वीडियोस को, क्लासेस को देखते हैं
बिल्कुल उसी तरह से आप हमारी वेबसाइट पर भी क्लासेस को देख पाएंगे। देखिए, डेविस के मॉडल को समझने से पहले हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जो है प्रवणित नदी का कॉन्सेप्ट। क्योंकि डेविस के मॉडल में प्रवणित शब्द जो है बार बार आप सुनेंगे। देखिए, बेसिकली क्या होता है, एक जो नदी है ये जब बहती है तो शुरू में इसका वेग बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, जब पानी का वेग बहुत ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगी, कंकड़ पत्थर को, जो पहाड़ के ढाल पर कंकड़ पत्थर हैं, इनको काट के अलग कर देगी। इसको बेसिकली ये जो कंकड़ पत्थर बालू वगैरह है, इसको हम लोग कहते हैं अवसाद यानी कि डिपॉजिट। तो नदी क्या करती है, अपर्दन करती है और अपर्दन के माध्यम से अवसाद जो है इसको अपने साथ ले करके आगे बहने लगती है। अच्छा, जब नदी का वेग बहुत ज़्यादा होगा तो यानी कि वेग का मतलब है नदी की क्षमता। तो नदी की क्षमता बहुत ज़्यादा है। अब आप सोचिए, एक ऐसी नदी है जो एकदम नई नई है, जिसमें बहुत ज़्यादा क्षमता है, लेकिन इसके पास अवसाद उतना ज़्यादा नहीं है। यानी कि क्षमता की तुलना में जो इसके पास डिपॉजिट्स हैं, जो अवसाद है, कंकड़ पत्थर बालू वगैरह, ये अभी कम है। एक तो ये स्टेज जो हो गई। दूसरी स्टेज क्या हो सकती है, अब नदी बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, इसका वेग जो है काफ़ी कम हो चुका है। यानी कि वेग कम है, लेकिन इसके पास जो अवसाद है, जो डिपॉजिट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। अब ऐसे में क्या होगा, अवसाद को नदी जगह जगह पर जमा करने लगेगी, क्योंकि अब इसके पास उतनी ज़्यादा क्षमता नहीं है बेसिकली, लेकिन इसके पास डिपॉजिट्स ज़्यादा हैं। तो ये क्या करेगी, डिपोजिशन करेगी, यानी कि अवसादीकरण होने लगेगा। अब इनके बीच की स्टेज जो है, इनके बीच की जो स्थिति है उसकी कल्पना करिए। यानी कि नदी की जितनी क्षमता है, जितनी तेजी से नदी बह रही है, उतना ही इसके पास डिपोजिशन है, उतने ही इसके पास डिपॉजिट्स हैं, यानी उतने ही अवसाद हैं। तो यानी कि जितनी नदी की क्षमता है उतना ही इसके पास अवसाद है। तो ये ना ही इसके पास अवसाद कम है, ना ही ज़्यादा है। तो जितनी तेजी से नदी बह रही है, जितनी इसकी क्षमता है, उतना ही साथ में ये अपने अवसाद भी ले जा रही है। तो ऐसी नदी को हम लोग प्रवणित नदी कहते हैं, जिसकी सामर्थ्य और इसके पास जो उपलब्ध अवसाद है वो समान हो जाए। जितना इसके पास अवसाद आया उसको आसानी से ये लेकर के चली गई। यानी आप एक ऐसे पहलवान की कल्पना करिए, जिसको ठीक उतना ही वजन उठाए हुए है जितनी उसकी क्षमता है। ना इसके पास क्षमता से ज़्यादा वजन है और ना ही कम है। अब अगर देखिए, इस पहलवान के पास क्षमता से कम वजन है तो आसानी से उठा लेगा, क्षमता से ज़्यादा वजन है तो गिरा देगा। लेकिन प्रवणित नदी कौन है, जिसके पास उतना ही वजन है या उतना ही अवसाद है जितनी इसकी क्षमता है। अब अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। इससे पहले देखिए, क्वेश्चन देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और जो पेड क्लास है उसमें ऐसे आपको मैं ढेरों क्वेश्चंस के आंसर आपको बताऊंगा, आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो ये देखिए, क्वेश्चन है, एक प्रवणित नदी वह है जो संतुलन के स्थिति में पहुंच गई है। यानी इसके क्षरण का मतलब है जो आपका इरोजन होता है, और निक्षेपण यानी डिपोजिशन। तो इसके क्षरण और निक्षेपण दर संतुलित है, जितना इरोजन हो रहा है उतना ही डिपोजिशन हो रहा है। तो क्या प्राथमिक कारक है, कौन सा वो प्राथमिक कारक है जो निर्धारित करता है कि कोई नदी प्रवणित है या नहीं। यानी कि सिंपल भाषा में पूछा जा रहा है, किसी नदी के प्रवणित होने के पीछे सबसे बड़ा कारण कौन सा होता है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ ऑप्शन है। पहला है नदी से बहने वाले पानी का आयतन, दूसरा है नदी तल की ढाल, तीसरा है नदी द्वारा ले जाए जाने वाले तलछट का प्रकार, यानी कि जो डिपॉजिट्स हैं वो किस प्रकार के हैं, बालू हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, यानी कि तलछट किस तरह का है। और चौथा ऑप्शन है उस क्षेत्र की जलवायु, तो कोई नदी प्रवणित होगी या नहीं, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव किस चीज़ का रहता है। आंसर आप अपना सोच लीजिए। देखिए, बेसिकली आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। तो जो नदी तल का ढाल है, देखिए सीधी सी बात है, अगर ढाल बहुत तेज है, नदी बहुत तेज बहेगी, तो यानी कि इसके पास बहुत ज़्यादा क्षमता होगी, ये तेज़ी से अवसाद को, बहुत ज़्यादा बड़े मात्रा में अवसाद को अपने साथ ले जाने की क्षमता रखेगी। वहीं पे अगर नदी का ढाल बहुत कमज़ोर होगा तो बहुत धीरे धीरे बहेगी, और धीरे धीरे बहेगी तो अपने साथ ये ज़्यादा अवसाद नहीं ले जा पाएगी। तो ढाल ही ये निर्धारित करता है, किसी नदी का जो ढाल है वो ये निर्धारित करता है कि नदी प्रवणित हो पाई है या नहीं हो पाई है। जब किसी नदी का जो ढाल है वो बेस लेवल पे पहुंच जाता है तो बेसिकली नदी प्रवणित हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे बेस लेवल यानी आधार तल क्या है।
तो इसको हम लोग अगली स्लाइड में देखते हैं। देखिए, जो बेस लेवल की अवधारणा है, जो आधार तल की अवधारणा है, इसको आगे की क्लासेस में हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। लेकिन अभी के लिए केवल आप इतना समझिए कि बेस लेवल या आधार तल एक ऐसा तल है जिसके नीचे नदी अपर्दन नहीं कर सकती है। यानी कि एक ऐसी अंतिम स्थिति आ गई है, नदी लगातार अपर्दन करती रही, जमीन को काटती रही, अब नदी एक ऐसी गहराई में पहुंच गई है जिसके नीचे ये अपर्दन नहीं कर सकती है। तो ये जो अंतिम तल है इसको हम लोग आधार तल या बेस लेवल कहते हैं। तो यहाँ पर चित्र में आपको देखिए कुछ बेस लेवल के उदाहरण दिखाए गए हैं। जैसे यहाँ पर एक जो झील बन गई है, ये बेस लेवल है। और जो अल्टीमेट बेस लेवल है, यानी कि जो अंतिम आधार तल है, वो यहाँ पर जो सी है, यानी कि जो समुद्र है, जो समुद्र का तल है, वो अंतिम आधार तल है। अब अगर अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है, आगे की क्लासेस में ये आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। देखिए, एक शब्द और समझ लेते हैं जो कि जल विभाजक है। तो जल विभाजक क्या होता है? कोई भी उच्च भूमि जैसे कि पर्वत जो कि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को अलग अलग करता है, यानी कि ये क्या कर रहा है, दो द्रोणियों को अलग अलग दिशा में भेज रहा है, इसको हम लोग जल विभाजक कहते हैं। इसका एक उदाहरण हो गया जो सिंधु नदी तंत्र है और जो गंगा नदी तंत्र है, इनके बीच का जल विभाजक यानी कि जो अम्बाला है, ये जल विभाजक पर स्थित है। तो आपका एक क्वेश्चन भी तैयार हो गया कि जो सिंधु और गंगा नदी का बीच का जल विभाजक है उस पर अम्बाला स्थित है। तो अब हम लोग देखिए अपना जो डेविस का मॉडल है इसको पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर हम लोग एक नदी के पूरे मार्ग को देखें तो हमको अलग अलग तरह की भू आकृतियाँ दिखाई देंगी। यानी कहीं पर आपको जलप्रपात दिखाई देंगे, कहीं पर आपको बहुत गहरी गहरी घाटियाँ दिखाई देंगी, और कहीं पर आपको नदी एक सांप की तरह यानी विसर्प बनाती हुई आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। यहीं पर आपको गोखुर झील वगैरह भी देखने को मिल जाएंगी। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि एक ही नदी है तो इसमें इतनी अलग अलग आकृतियां कैसी बन रही हैं? तो ये जो नदी का पूरा अपर्दन चक्र होता है जिसमें नदी अलग अलग आकृतियों को बनाती है, इसको ही समझाने का एक प्रयास किया विलियम मॉरिस डेविस ने। तो जो विलियम मॉरिस डेविस हैं, इन्होंने 1899 में, देखिए सन थोड़ा सा इसलिए याद कर लीजिए कि आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन सेट करते हैं उनको सन संवत से बड़ा प्रेम होता है। वो यहाँ पर अक्सर एक ऑप्शन जो है, अगर 4 ऑप्शन है तो उसमें से एक ऑप्शन सन संवत से संबंधित रख देते हैं। तो 1899 में विलियम मॉरिस डेविस ने स्थल रूपों के विकास से संबंधित सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी विलियम मॉरिस डेविस ने जो नदी अपर्दन करती है इससे संबंधित एक अपना सिद्धांत दिया। अब देखिए, इनका जो भू आकृतिक सिद्धांत है यानी कि जो डेविस का सिद्धांत है, इसमें बेसिकली कई सारे जो अलग अलग सिद्धांत हैं उनको एक साथ जोड़ा गया है। तो कौन कौन से सिद्धांत जोड़े गए हैं? सरिता जीवन का पूर्ण चक्र, भौगोलिक चक्र और ढाल का विकास। इन 3 सिद्धांतों को अगर हम जोड़ दें आपस में तो जो डेविस का मॉडल है, डेविस का जो सिद्धांत है, वो तैयार हो जाता है। तो 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। एक तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनका डेविस के मॉडल में सहयोग है या जिनसे मिलकर के डेविस का मॉडल बना है, एक क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सन संवत है, इससे पूछा जा सकता है। अब हम लोग थोड़ी सी जो डेविस के मॉडल की बातें हैं मेन उनको देखते हैं। तो देखिए, डेविस के सामान्य सिद्धांत को हम लोग इस तरह से कह सकते हैं, यानी डेविस बेसिकली क्या कह रहे हैं, स्थल रूपों में समय के साथ क्रमिक परिवर्तन होता है। यानी कि एक जो नदी है इसके रास्ते में जो स्थल रूप हैं, स्थल रूप मतलब स्थल से बने हुए अलग अलग रूप, जैसे कि झरने हो गए, जलप्रपात जिसको हम लोग कहते हैं, आपके विसर्प हो गए, गोखुर झील हो गई। तो इस तरह से एक नदी का जो मार्ग है इसमें जो अलग अलग ये स्थल रूप हैं जो मैंने आपको बताए, ये समय के साथ धीरे धीरे क्रमिक रूप से बदलते जाते हैं। देखिए, ध्यान देने की बात है, क्रमिक रूप से मतलब पहले एक तरह का स्थल रूप बनेगा, फिर वो धीरे धीरे समाप्त होगा, दूसरी तरह का स्थल रूप बनेगा, फिर उसके बाद तीसरी तरह का स्थल रूप बनेगा। यानी कि क्रमिक रूप से धीरे धीरे जो स्थल रूप हैं इनमें परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन एक सुनिश्चित लक्ष्य की ओर उन्मुख होता है। दूसरी बात ध्यान रखिए कि नदी का जो अपर्दन हो रहा है इसकी वजह से जो अलग अलग स्थल रूप बन रहे हैं, जैसे कि जलप्रपात बन रहा है, नदी विसर्प बन रहा है,
गोखुर झील बन रही है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, ये सारे एक निश्चित लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि अंतिम रूप से क्या बनेगा, संप्राय मैदान का निर्माण होगा। जैसे कि हम सभी जन्म लेते हैं, फिर युवा होते हैं, वृद्ध होते हैं और अंतिम रूप से हर कोई मृत्यु की ओर जा रहा है, उसी तरह से नदी के मार्ग में जितने भी स्थल रूप हैं, ये सब अंतिम रूप से कहाँ जा रहे हैं, संप्राय मैदान की ओर। तो दो बातें बड़ी हम लोगों ने देखी। एक तो समय के साथ, यानी कि डेविस का मॉडल जो है समय प्रधान है, समय को लेकर के चलता है। ये कहता है कि समय के साथ धीरे धीरे जो नदी का मार्ग है, इसमें अलग अलग स्थल रूपों का निर्माण होता है। और ये परिवर्तन, दूसरी बात है कि एक निश्चित लक्ष्य की ओर होता है। यानी अगर पूछा जाए अंतिम रूप से क्या बनेगा, तो संप्राय मैदान बनेगा। तो देखिए, डेविस बेसिकली क्या कहते हैं कि कोई भी जो स्थल रूप बनता है, ये तीन चीज़ों का परिणाम होता है: संरचना, प्रक्रम और समय। यानी कि स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम। अब देखिए, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप देखते हैं गेहूं को पिसवा करके आटा निकाला जाता है, तो क्या है, बेसिकली एक गेहूं का अपना स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर क्या होता है, चक्की के द्वारा प्रोसेस होता है, यानी कि एक प्रक्रम चलता है और इसमें कुछ समय लगता है, यानी कि टाइम लगता है। तो ठीक इसी तरह से कोई भी जो स्थल रूप बनता है, यानी कि चाहे वो जल प्रपात बने, चाहे वी आकार की घाटी बने, यू आकार की घाटी बने, कोई भी जो स्थल रूप बना है, इसके पीछे तीन चीज़ें होंगी। एक, कुछ स्ट्रक्चर रहा होगा, यानी किसी विशेष तरह की जमीन रही होगी। उसके बाद इसके ऊपर कुछ प्रोसेस हुआ होगा। मान लीजिए नदी ने इस जमीन को लगातार काटा है, तो ये प्रोसेस हो गया। और इसमें कुछ समय लगा होगा, यानी कि टाइम लगा होगा। इन तीनों ने मिलकर के इस स्थल रूप का निर्माण किया, स्ट्रक्चर, प्रोसेस, टाइम ने। इसको डेविस के त्रिकट के नाम से जाना जाता है। और डेविस के मॉडल में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। देखिए, अब क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछे जाते हैं, डेविस के त्रिकट कौन से हैं, 4-5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। उसमें आपसे कहा जाएगा 1 और 2 सही हैं, 2 और 3 सही हैं, सभी सही हैं, इस तरह के ऑप्शन आते हैं। तो उन सभी ऑप्शन में से एक हिस्सा ये भी हो सकता है कि डेविस के 3 जो त्रिकट हैं वो स्ट्रक्चर, प्रोसेस, टाइम हैं। अब देखिए, कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें। देखिए, यहाँ पर जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की दृष्टि से बता रहा हूँ, तो कुछ भी मिस मत करिए। डेविस का अपर्दन चक्र स्थल खंड के उत्थान के साथ प्रारंभ होता है। क्या कहा जा रहा है, देखिए, आपको जब मैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं, पृथ्वी में बेसिकली बहुत सारी प्लेट हैं, अफ्रीकन प्लेट हो गई, एशियन प्लेट हो गई, तो ऐसे बहुत सारी प्लेट हैं। ये जो प्लेट हैं, जब ये आपस में टकराती हैं तो इससे पर्वत का निर्माण होता है। जैसे हिमालय, रॉकीज, एंडीज, ये सारे बने हैं। तो जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं तो पर्वत बनता है। अब देखिए, जब पर्वत बनता है तो इससे क्या होता है, बहुत सारी जलधाराएं अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होने लगती हैं। यानी कि जो, अब देखिए, जब जलधारा प्रवाहित होगी, यानी जब एक नदी बहेगी, तो नदी बहुत तेजी से बहेगी। कोई चीज़ ऊपर उठ गई है, उससे तेजी से पानी बहेगा, तो बहुत तेजी से बहेगा। और बहुत तेजी से बहेगा तो ये जो पहाड़ का ढाल है जिससे हो करके बह रहा है, उसको ये काटेगा भी। जैसे कि आरी अगर आप बहुत तेजी से चलाएं तो जो नीचे रखी लकड़ी है वो कटने लगती है, उसी तरह से जब पानी बहुत तेजी से बहेगा तो जो पहाड़ का ढाल है वो धीरे धीरे कटने लगेगा। तो इसे ही हम लोग, यही जो कटाव है, इसी को अपर्दन यानी इरोजन कहते हैं। और डेविस क्या कहते हैं कि जो अपर्दन चक्र है, जो ये इरोजन की पूरी साइकिल है, जिसके अंत में क्या बनता है, संप्राय मैदान। तो ये जो इरोजन की पूरी साइकिल है, ये स्थल के, जब स्थल खंड का उत्थान होता है उसके साथ प्रारंभ हो जाती है। और डेविस क्या कहते हैं कि देखिए, जो उत्थान है, उत्थान मतलब जो अपलिफ्टमेंट है, यानी ये जो पर्वत बन रहा है ये बहुत कम समय में बन जाता है। और जो है बहुत कम समय में ये, यानी कि जो अपलिफ्टमेंट का काम है पूरा हो जाता है। और अपर्दन तब तक प्रारंभ नहीं होता है जब तक उत्थान पूर्ण नहीं हो जाता। यहीं पर डेविस ने एक गलती भी की थी। डेविस क्या कह रहे हैं, जब तक पहाड़ पूरी तरह से बन नहीं जाएगा तब तक इरोजन का काम, यानी कि जो नदी है वो अपर्दन का काम नहीं शुरू करेगी। जबकि हम लोग जानते हैं कि हिमालय आज भी ऊपर की ओर उठ रहे हैं और अपर्दन भी हो रहा है। तो यहाँ पर डेविस ने एक गलती कर दी। इस चीज़ को फिर से रिपीट कर देता हूँ। डेविस क्या कह रहे हैं कि जब तक अपलिफ्टमेंट यानी उत्थान कंप्लीट नहीं होता है तब तक अपर्दन स्टार्ट नहीं होता है। और जो अपर्दन है वो लास्ट तक, यानी कि साइकिल के अंत तक चलता रहता है। कब तक, जब तक कि संप्राय मैदान का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक इरोजन चलता रहता है।
इस प्रकार उत्थान और अपरदन कभी साथ नहीं चलते, ऐसा डेविस कह रहे हैं और ये बात गलत है। तो इसी से संबंधित एक आसान सा क्वेश्चन देख लेते हैं। डेविस के भौगोलिक चक्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्थल रूप संरचना प्रक्रम और समय का प्रतिफल होता है, बिल्कुल सही है। उत्थान और अपरदन एक साथ चलते हैं, अभी हम लोगों ने देखा उत्थान और अपरदन कभी एक साथ नहीं चलते, ऐसा डेविस ने कहा। अपरदन चक्र का अंत तब होता है जब स्थल खंड का उत्थान रुक जाता है, यानी अपरदन चक्र तब खत्म होता है जब पर्वत का ऊपर उठना बंद हो जाता है। ऐसा भी नहीं है, डेविस ने क्या कहा, ठीक इसका उल्टा कहा। डेविस ने कहा जब स्थल खंड का उत्थान रुक जाएगा तब अपरदन चक्र स्टार्ट होगा, ना कि अंत होगा, यानी कि तब से स्टार्ट होगा। तो ये भी कथन गलत है। तो आंसर नंबर जो 1 है, यानी जो केवल एक ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, वो हमारा सही है। देखिए हम लोग जानते हैं कि डेविस ने अपने मॉडल में समय की बात की, यानी कि इन्होंने जो एक नदी द्वारा अपरदन का काम होता है इसको अलग अलग स्टेजेस में बांट दिया, यानी कि नदी की युवावस्था की बात की, प्रौढ़ावस्था की बात की और जीर्णावस्था या वृद्धावस्था की बात की। तो इन अवस्थाओं को जब हम लोग समझेंगे तो 2 शब्द आपके सामने बार बार आएंगे। एक शब्द होगा निरपेक्ष उच्चावच, दूसरा शब्द होगा सापेक्ष उच्चावच। ये क्या होता है हम लोग समझ लेते हैं। देखिए निरपेक्ष उच्चावच का क्या मतलब है। ये आप देख रहे हैं एक पहाड़ का आधार है, यानी जमीन की सतह है, और ये पहाड़ की ऊंचाई है। तो ये मान लीजिए टोटल है 5000 मीटर। तो आप क्या कहेंगे, पहाड़ कितना ऊंचा है, 5000 मीटर का है। तो इसकी निरपेक्ष ऊंचाई क्या हो गई, निरपेक्ष उच्चावच क्या हो गया, 5000 मीटर। अब आप कल्पना करिए ये पहाड़ उतना ही ऊंचा है जितना था, 5000 मीटर का ही है, लेकिन किसी कारण से इसका आधार नीचे चला गया। अच्छा कारण क्या होगा, क्यों आधार नीचे चला जाएगा? अब देखिए एक बात समझिएगा, पहाड़ का बेसिकली हम लोग जमीन नीचे चली गई इसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बस मैं आपको समझा रहा हूँ। आगे का कॉन्सेप्ट आपको जब आगे देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो किसी वजह से मान लीजिए पहाड़ का आधार अगर नीचे चला जाए, और कितना चला गया, 200 मीटर नीचे चला गया, तो यहाँ से जब आप पहाड़ की ऊंचाई नापेंगे तो पहाड़ उतना ही बड़ा है अभी भी, लेकिन ये 5200 मीटर मिलेगी। तो ये जो आधार है इसके सापेक्ष, यानी कि ये जो हमारा स्थान है आधार का, इसके सापेक्ष पहाड़ कितना ऊंचा हो गया, 5200 मीटर हो गया। पहाड़ की निरपेक्ष ऊंचाई कितनी है, 5000 मीटर है, जबकि जहां से हम नाप रहे हैं उस आधार से इसकी सापेक्ष ऊंचाई क्या है, इस स्थान के सापेक्ष ऊंचाई क्या है, 5200 मीटर है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अपना जो डेविस का मॉडल है उसमें देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखिए डेविस ने जो नदी के अपरदन का कार्य है इसको अलग अलग अवस्थाओं में बांट दिया, जिसमें से पहली है तरुण अवस्था, यानी कि नदी की यंग स्टेज। ऐसी अवस्था जब नदी अभी बहुत तेजी से प्रवाहित हो रही है। देखिए अभी अभी एक पर्वत ऊपर उठा है, यानी कि इसका ढाल बहुत तेज है, और जब इस पर से नदी होकर के बहेगी तो बहुत तेज बहेगी, जितना तेज ढाल होगा उतनी तेजी से नदी बहेगी। तो ये तरुण अवस्था यानी कि नदी की यंग स्टेज है। इसमें देखिए क्या क्या होता है, एक तो सरिताएं छोटी और दूर दूर होती हैं, जिसके कारण जल विभाजक के जो शिखर हैं उसका अपरदन नहीं होता है। मैंने आपको बताया जल विभाजक क्या होता है, जो अपवाह द्रोणियों को अलग अलग करता है। तो क्योंकि अभी सरिताएं छोटी हैं, दूर दूर हैं, इसलिए ये जो जल विभाजक का शिखर है इसका अपरदन नहीं होगा। अच्छा देखिए ये जो लघु सरिताएं हैं, छोटी छोटी जो ये नदियां हैं, इसमें शीर्षवर्ती अपरदन होता है, यानी ऊपर की ओर अपरदन होगा, जिसकी वजह से इनकी लंबाई लगातार बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं स्ट्रीम स्ट्रेंथनिंग, यानी कि सरिता दीर्घीकरण। तीव्र ढाल के कारण नदियों का प्रवाह वेग अति तीव्र होता है। देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है, ढाल तेज है तो नदी तेज बह रही है, और इसलिए नदी की परिवहन क्षमता भी ज़्यादा होती है। अगर बहुत तेजी से पानी बह रहा है तो इसमें आप जो भी बड़े बड़े पत्थर डाल दीजिए, बालू डाल दीजिए, सब बहा करके ले जाएगी। इसीलिए जब आप हिमालय वगैरह पर घूमने जाते हैं तो आपको बहुत तेजी से बहती हुई नदियां दिखाई देती हैं। तो ये जो नदियां हैं बड़े शिलाखंडों के माध्यम से, जिसको बोल्डर्स कहते हैं, बोल्डर के माध्यम से जल गर्तन करती हैं। थोड़ा सा समझ लीजिए क्या है, ये जो हमारी नदी है बहुत तेजी से बह रही है, और बड़े बड़े पत्थर हैं, बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर हैं, वो क्या है, जिस ढाल पर ये नदी बह रही है उस ढाल से लगातार टकरा रहे हैं। अब देखिए एक तरह से ड्रिलिंग हो रही है, जैसे हमारे घर की दीवारों में ड्रिल मशीन से छेद किया जाता है, उसी तरह से ये बड़े बड़े बोल्डर्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पर
नदी के साथ, नदी के जल के साथ घूम रहे हैं और जो नदी का तल है जिस पर से होकर के नदी बह रही है उस जमीन को लगातार काट रहे हैं। और कैसे काट रहे हैं ध्यान दीजिएगा, दो तरह से काटे जाता है। एक तो लंबवत हो गया, यानी कि आप जिस जमीन पे खड़े हैं उसमें गहराई में काटें। दूसरा हो सकता है पार्श्ववर्ती यानी लैटरल, यानी कि आप क्या है ऐसे समझिए आप इस गहराई में नहीं जा रहे हैं बल्कि इस तरह से चौड़ाई में काट रहे हैं। इस साइड भी काट रहे हैं, इस साइड भी काट रहे हैं, यानी कि चौड़ाई बढ़ रही है, गहराई नहीं बढ़ रही है। तो इसे कहेंगे पार्श्ववर्ती अपर्दन। तो नदी की तरुण अवस्था में क्या होता है, लंबवत अपर्दन होता है, वर्टिकल इरोजन होता है। क्यों? क्योंकि ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं सतह से टकराएंगे तो उसमें ड्रिल मशीन जैसे अंदर की ओर जाती है वैसे ही ये अंदर की ओर जाएंगे, या कह लीजिए वैसे ही जो नदी की जो नदी का तल है उसको ये काटेंगे, अपर्दित करेंगे। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं वैली डीपनिंग, यानी कि नदी की जो घाटी है उसकी गहराई बढ़ रही है। सिंपल सी बात है, आप जिस जमीन पे खड़े हैं उसको अगर आप काटेंगे तो गहराई बढ़ेगी, अगर लंबवत रूप से काटेंगे तो गहराई बढ़ेगी। उसी तरह से जो नदी का तल है उसकी गहराई बढ़ रही है। नदी की घाटियां जो हैं पतली पतली होती हैं, सकरी होती हैं, इस तरह से चित्र में देखिए, इस तरह से सकरी होती हैं और बहुत ज़्यादा गहरी होती हैं। आप कभी भी जाइए हिमालय पर्वत पे घूमने, थोड़ा सा जब आप ऊंचे स्थलों पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको नदी कैसे दिखेगी, बहुत गहराई में बहती हुई दिखेगी, बहुत पतले मार्ग से। तो ये बेसिकली नदी ने क्या किया है, जिस पहाड़ से होकर के बह रही थी उस पहाड़ को इसने काट दिया, उसके ढाल को इसने काट दिया और गहराई में चलती हुई चली गई। इसीलिए आसपास की दीवारें जो हैं वो आपको इतनी ऊंची ऊंची दिख रही हैं और नदी बहुत गहराई में बहती हुई दिख रही है। तो देखिए नदी अपर्दन के इस चक्र को डेविस ने कर्व के माध्यम से यानी वक्र के माध्यम से दिखाया। पहले समझ लेते हैं इस चित्र को, उसके बाद में हम लोग थ्योरी को देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो आप ये ऊपर वाली लाइन देख रहे हैं, कलर हम लोग चेंज कर देते हैं। तो ये जो आप ऊपर की लाइन देख रहे हैं ये अपर कर्व है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है यूसी। ये जो आप नीचे वाला कर्व देख रहे हैं ये लोअर कर्व है जो लिखा है एलसी। और यहाँ पर ए से डी के बीच में, यानी ये जो पूरा का पूरा आप देख रहे हैं स्टेज, ये वाली यहाँ से लेकर के और इस लाइन तक, ये पूरी हमारी यूथफुल स्टेज यानी कि तरुण अवस्था या युवावस्था नदी की दिखा रहा है। अब देखिए क्या लिखा है, निचला वक्र निरंतर तेजी से घटता जाता है। यहाँ पर देखिए ये जो आपका निचला वक्र है ये आप देख रहे हैं कितनी तेजी से, देखिए ई तक देखिए कितनी तेजी से नीचे की ओर गया, ये इस तरह से नीचे की ओर गया। यानी कि देखिए ये क्या दिखा रहा है, लोअर कर्व या निचला वक्र जो नीचे की ओर दिखा रहा है, जा रहा है, ये बेसिकली दिखा रहा है कि नदी का जो आधार है, नदी की जो घाटी की जो तली है वो तेजी से गहरी हो रही है। क्यों गहरी हो रही है, नदी अभी यंग स्टेज में है, युवावस्था में है, तेजी से बह रही है, बड़े बड़े इसके पास बोल्डर्स हैं, शिलाखंड हैं और वो नदी के तल से टकरा रहे हैं जिसकी वजह से अपर्दन हो रहा है। अपर्दन कैसा हो रहा है, लंबवत हो रहा है, यानी कि नदी की जो घाटी है वो नीचे की ओर गहरी होती जा रही है, जैसे आप किसी आरी को लकड़ी के ऊपर चलाएं। तो घाटियों की तली गहरी होती है लेकिन ऊपरी वक्र स्थिर रहता है। ये देखिए ये जो आपका अपर कर्व है सी से एफ के बीच में, देखिए इसकी ऊंचाई में बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई है। देखिए लोअर कर्व कितनी तेजी से नीचे चला गया बी से ई के बीच में, लेकिन सी से एफ के बीच में जो अपर कर्व है ये ज़्यादा तेजी से नीचे नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि अभी जो हमारी रिवर है ये यंग स्टेज में है और अभी ऊपर का जो पर्वत का ऊपर का हिस्सा है इसका अपर्दन नहीं हो रहा है, या कह लीजिए सिंपल भाषा में अभी पर्वत की ऊंचाई में कमी नहीं आ रही है, अभी पार्श्विक अपर्दन भी शुरू नहीं हुआ है। तो इसकी वजह से सापेक्षिक उच्चावच में निरंतर वृद्धि होती है। थोड़ा सा समझिएगा, देखिए भले ही सी से एफ के बीच में पहाड़ की ऊंचाई ज़्यादा कम नहीं हुई है लेकिन फिर भी जो ये पहाड़ का शिखर है इसकी ऊंचाई कम तो हुई है, लेकिन फिर भी क्या कहा जा रहा है, सापेक्षिक उच्चावच बढ़ रहा है। सोचने की बात है कि अगर मेरी ऊंचाई कम हो रही है उसके बाद भी कहा जाए कि मेरा सापेक्षिक उच्चावच बढ़ रहा है, तो ये कैसे हो सकता है, ये इस तरह से हो रहा है क्योंकि लोअर कर्व बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। यानी कि पहाड़ की ऊंचाई में तो ज़्यादा कमी नहीं आ पाई लेकिन जो घाटी की गहराई है जहां से आप ऊंचाई को नापेंगे वो तो घाटी की गहराई है ना। आप घाटी में खड़े होकर के पहाड़ की ऊंचाई को नाप रहे हैं, यही सापेक्ष ऊंचाई होती है। तो ये जो घाटी की गहराई है जहां से जब आप पहाड़ की ऊंचाई को नाप रहे हैं
तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, यानी कि सापेक्षिक जो उच्चावच है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पहाड़ की ऊंचाई में उतनी ज़्यादा कमी नहीं आई है, लेकिन जो घाटी है ये तेज़ी से गहरी हुई है। इस अवस्था के अंत में, यानी कि जो यूथफुल स्टेज है, इसके अंत में आपको अधिकतम उच्चावच दिखाई देगा, यानी कि जो सापेक्ष ऊंचाई है पहाड़ की वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यूथफुल स्टेज में नदी जो है घाटी को बहुत तेजी से गहरा कर देगी, जिसकी वजह से वो घाटी जहां से आप पहाड़ को देख रहे हैं, ऊंचाई को माप रहे हैं, वहां से आपको पहाड़ की जो सापेक्ष ऊंचाई है अब ज्यादा दिखाई देगी। पहले क्योंकि घाटी ऊपर थी, अब नीचे चली गई है। पहले ऊपर थी घाटी, तब पहाड़ कम ऊंचा दिखता था, अब घाटी नीचे चली गई है, तो यहां से वही पहाड़ ज्यादा ऊंचा दिख रहा है। अच्छा, निरपेक्ष उच्चावच स्थिर रहता है क्योंकि पार्श्विक अपरदन नहीं हो रहा है, लेटरल इरोजन अभी नहीं हो रहा है, वो आगे की स्टेजेस में होगा। इसीलिए जो पहाड़ की निरपेक्ष ऊंचाई है वो उतनी रहती है, यानी अगर पहाड़ पहले 5000 मीटर था तो अब मान लीजिए 4950 मीटर का रह गया है। वी आकार की घाटियां बनती हैं। नदियों के मार्ग में जलप्रपात का निर्माण होता है। अब देखिए जलप्रपात कैसे बनते हैं, और ये सब हम लोग आगे के जो क्लासेस होंगे उसमें देखेंगे। यहाँ पर बस इतना समझ लीजिए कि नदी के रास्ते में जलप्रपात बन जाते हैं, और जब तरुण अवस्था खत्म होती है, यानी कि जब नदी की यंग स्टेज खत्म होती है, तो ये जलप्रपात जो है ये भी खत्म होने लगते हैं। एक थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए क्या है, नदी बह रही है, रास्ते में एक कठोर चट्टान आ गई, इसको ये नहीं काट पाई, यहाँ से होकर बही, और जो नीचे की मुलायम चट्टानें हैं आगे की, उनको इसने काट दिया, तो ऊपर वाले ये कठोर चट्टान से नदी नीचे गिरने लगी, तो ये क्या बन गया, जलप्रपात बन गया। तो देखिए हम लोगों ने जो नदी की युवावस्था है उसको अच्छे से समझ लिया। अब आती है नदी की प्रौढ़ावस्था। देखिए युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच में एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि युवावस्था में नदी लंबवत अपर्दन करती है, जबकि प्रौढ़ावस्था में नदी का पार्श्विक अपर्दन स्टार्ट होता है, यानी कि लेटरल इरोजन होता है। बेसिकली नदी अपने दोनों किनारों को काट के चौड़ा करने लगती है। तो समझते हैं प्रौढ़ावस्था को। देखिए तरुण अवस्था में तीव्र घाटी गर्तन के कारण, यानी पॉट होल जो ड्रिलिंग हम लोगों ने देखी थी, उसकी वजह से जलमार्ग का ढाल कम हो जाता है। अच्छा आप खुद सोचिए, एक ढाल था, बहुत तेज था, नदी ने इसको काटा और काट के गहरा करना स्टार्ट किया। अब एक ऐसा समय आया कि जो ढाल है वो इतना तेज रह ही नहीं गया, यानी कि अपने आप ही जो नदी के जल का वेग है वो कम होने लगेगा। क्यों? क्योंकि नदी ने ढाल को काट करके थोड़ा सा कह लीजिए कम तीव्र कर दिया है। तो यानी कि नदी का जो प्रवाह वेग है वो कम हो जाएगा, पानी धीरे बहेगा, और इसलिए परिवहन क्षमता भी कम हो जाएगी। अब नदी में उतनी क्षमता नहीं रही है, क्योंकि उतनी तेजी से बह नहीं रही है, इसलिए अब घाटियों का गहरा होना कम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। घाटियों का गहरा होना कम हो जाएगा, रुकेगा नहीं। तो अगर प्रौढ़ावस्था के ऊपर क्वेश्चन आ जाए डेविस के मॉडल पे कि प्रौढ़ावस्था में घाटियों का गहरा होना समाप्त हो जाता है, तो ऑप्शन वो गलत होगा, कम हो जाता है, उतनी तेजी से गहरी नहीं हो रही है। पार्श्विक अपर्दन प्रारंभ होता है, जिसकी वजह से घाटियों की चौड़ाई में वृद्धि होती है, यानी कि अब लेटरल जो इरोजन हो रहा है इसकी वजह से वैली वाइडनिंग दिखेगी। जो नदी की घाटी बहुत पतली सकरी दिख रही थी, अब ये चौड़ी होने लगेगी। और जो हम लोगों ने देखा था शुरू में, जल विभाजक का जो शिखर है, जो ये वाला हिस्सा था, इसका इरोजन नहीं हो रहा था, यंग स्टेज में हम लोगों ने देखा था। अब क्या है, जल विभाजक का शिखर जो है इसका भी अपर्दन शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से जो अपर कर्व है, जो ऊपरी वक्र है, उसमें गिरावट दिखने लगेगी। यहाँ पर ध्यान से देखिए, देखिए ये जो लाइन है यहाँ से लेकर के, और ये जो लाइन है, इसके बीच में जो अवस्था है, ये जो मेच्योरिटी की अवस्था है, या कह लीजिए जो प्रौढ़ावस्था है नदी की, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो देखिए इस अवस्था में क्या हो रहा है, यहाँ F पॉइंट से अगर आप H पॉइंट की तुलना करें तो अपर कर्व में तेजी से गिरावट आई है, यानी जो जल विभाजक का शिखर है उसका नदी ने अपर्दन किया, जिसकी वजह से जो ये पहाड़ था, जो शिखर था, इसकी ऊंचाई में तेजी से कमी आ गई। और देखिए इसकी वजह से क्या होगा, निरपेक्ष और सापेक्ष उच्चावच दोनों में कमी आने लगेगी। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था, निरपेक्ष उच्चावच में कमी नहीं आई थी यंग स्टेज में। क्यों नहीं आई थी? क्योंकि नदी ने पहाड़ का जो शिखर है, जो जल विभाजक का शिखर है, उसका अपर्दन नहीं किया था। आप खुद सोचिए, अगर मैं इस पेन के ऊपर के हिस्से को लगातार काटता जाऊं,
तो निरपेक्ष ऊंचाई इसकी कम हो जाएगी। पहले इसकी ऊंचाई इतनी है, फिर इतनी रह जाएगी, फिर इतनी रह जाएगी, यानी निरपेक्ष ऊंचाई इसकी कम होगी। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है, अपर कर्व के माध्यम से बताया जा रहा है कि पहाड़ की जो निरपेक्ष ऊंचाई है, जल विभाजक का शिखर जो है उसके अपर्दन की वजह से निरपेक्ष ऊंचाई कम हो रही है। अच्छा, सापेक्ष ऊंचाई क्यों कम हो रही है? क्योंकि हम लोगों ने देखा जो तली है, जैसे ये पेन यहाँ पे है, पहले तली बहुत तेजी से अपर्दित हो रही थी, इसकी तली तेजी से नीचे जा रही थी। अब उतनी तेजी से अपर्दन नहीं हो रहा है, तली धीमे धीमे नीचे जा रही है। लेकिन ये जो पेन का शिखर है वो तेजी से नीचे जा रहा है। इसको चित्र से समझ लेते हैं। देखिए, ये यहाँ पर आपका पर्वत खड़ा है, ये आपका पर्वत हो गया। पहले तली तेजी से नीचे गई तो सापेक्ष ऊंचाई इतनी ज़्यादा हो गई, तेजी से बढ़ गई। अब क्या है, सापेक्ष, देखिए तली केवल इतनी और गहरी हुई, यानी कि सेकेंड स्टेज में केवल इतनी ही तली और गहरी हुई। लेकिन ये जो ऊपर का हिस्सा था, ये वाला जो हिस्सा था, ये कम होकर यहाँ तक आ गया, यानी केवल इतना रह गया। तो अब क्या है, पर्वत ये इतना सा रह गया। तो बेसिकली क्या है, ये गहराई में तो कम गया, लेकिन ऊपर का ज़्यादा हिस्सा कट गया। तो जब आप यहाँ से देखेंगे तो भी आपको सापेक्ष ऊंचाई उतनी ज़्यादा नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि जो ऊपर का भाग है उसमें कमी आ गई। जितना गहराई में नदी जा पाई उससे कहीं ज़्यादा जो पर्वत का ऊपर का हिस्सा था, जो आप कह लीजिए जल विभाजक का शिखर था, उसमें तेजी से अपर्दन हो गया। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या समझा कि जो निरपेक्ष ऊंचाई है और जो सापेक्ष ऊंचाई है, दोनों में प्रौढ़ावस्था में कमी आती है। इतना डिटेल में क्यों बताया? क्योंकि एक ऑप्शन बन सकता है कि प्रौढ़ावस्था में निरपेक्ष ऊंचाई और सापेक्ष ऊंचाई दोनों में कमी आती है या केवल निरपेक्ष ऊंचाई में कमी आती है। और अगर आप रटने के चक्कर में रहेंगे तो निश्चित रूप से भूल जाएंगे, क्योंकि अभी पेन का भी मॉडल है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और सबको एक साथ में रटना संभव नहीं होता है। तो आपको समझना आवश्यक होगा। तो निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों उच्चावच जो है इनमें ह्रास होने लगता है, कमी होने लगती है। जो तरुण अवस्था में वी आकार की घाटी बनी थी, अब ये चौड़ी घाटियों में बदलने लगती है। जो पहले वी आकृति की घाटी थी, अब ये चौड़ी घाटी में बदलने लगती है। ये जो घाटियां हैं ये कम गहरी होंगी और सरल रेखीय ढाल वाली होंगी। तो ये हो गई आपकी प्रौढ़ावस्था। अब अंतिम अवस्था आती है जीर्ण अवस्था, ओल्ड एज, यानी कि जब नदी के बिल्कुल ही वृद्ध हो गई है तो निम्नवर्ती अपर्दन रुक गया है। देखिए ओल्ड एज कहाँ पे है, ये इस भाग के आगे ओल्ड एज आपको दिख रही है। यहाँ पर निम्नवर्ती अपर्दन रुक गया है। आप खुद देखिए, अब नदी गहराई में नहीं जा रही। यहाँ पर देखिए ये लाइन कितनी तेजी से नीचे आ रही थी, यंग स्टेज में तो बहुत ही तेजी से ये लाइन नीचे आई। अब जो लोअर कर्व है हमारा, जो नीचे वाला कर्व है, ये बिल्कुल भी नीचे नहीं जा रहा है, यानी निम्नवर्ती अपर्दन रुक गया है। ये आपको याद रखना होगा कि जो हमारी जीर्ण अवस्था है इसमें निम्नवर्ती अपर्दन नहीं होता है। ऑप्शन बन सकता है, केवल पार्श्विक अपर्दन रहता है, यानी कि अभी भी नदी चौड़ी हो रही है। जल विभाजक के आकार में अधःक्षय और पृष्ठवर्ती अपर्दन दो तरह से अपर्दन हो रहा है। डाउन वेस्टिंग हो रही है, बैक वेस्टिंग हो रही है, यानी नदी पीछे की ओर लगातार बढ़ी और इस शिखर को काट रही है। तो डाउन वेस्टिंग, बैक वेस्टिंग की प्रक्रिया की वजह से जो जल विभाजक का शिखर है इसमें तेजी से कमी आ रही है। देखिए, ये देखिए कितना ऊंचा था और अंतिम अवस्था में यहाँ पर आप देखिए कितना कम रह गया। तो अपर कर्व कितनी तेजी से आप देखिए नीचे जा रहा है, यानी कि जो जल विभाजक का शिखर है ये बहुत तेजी से नीचे जाता है। दो प्रक्रियाओं के कारण, बार बार रिपीट करता हूँ जिससे आपके माइंड में सेट हो जाए। बैक वेस्टिंग, डाउन वेस्टिंग क्या होती है ये आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब अपर्दन के चैप्टर्स को देखेंगे। तो इसी वजह से क्या है, जो सापेक्ष उच्चावच है और जो निरपेक्ष उच्चावच है दोनों बहुत तेजी से गिरने लगेंगे। जलमार्ग का ढाल बहुत ही कमजोर हो जाएगा। अब देखिए, अच्छा एक चीज समझ लीजिए, सापेक्ष उच्चावच भी क्यों तेजी से गिर रहा है, क्योंकि अब तो घाटी बिल्कुल भी गहरी नहीं हो रही है। तो जितनी तेजी से पर्वत नीचे की ओर जाएगा, या कह लीजिए जितनी तेजी से जल विभाजक का शिखर जो है इसका अपर्दन होगा, उतनी तेजी से सापेक्ष उच्चावच भी नीचे की ओर जाएगा। तो दोनों में बहुत तेजी से कमी हो जाएगी। जलमार्ग का ढाल जो है बहुत कमजोर हो जाएगा, जिसकी वजह से जल की जो गतिज ऊर्जा है, जो काइनेटिक एनर्जी है, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। और अब नदी के पास परिवहन की बहुत ज़्यादा क्षमता नहीं बची है। पहले की तरह नहीं रहा कि बड़े बड़े पत्थर उठा के और दूर दूर तक ले जा रही है। तो निरपेक्ष और सापेक्ष उच्चावच दोनों न्यूनतम हो जाते हैं। किस अवस्था में? जीर्ण अवस्था में। दोनों ही बहुत कम रह जाते हैं। घाटियाँ बहुत ही चौड़ी और उथली होती हैं, यानी कि इतनी ज़्यादा गहरी नहीं होगी नदी की घाटी, उथली होगी। और कैसी होगी? बहुत ज़्यादा चौड़ी होगी।
समस्त स्थलखंड निम्न उच्चावच वाला होता है। देखिए चित्र में देखिए, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं स्थलखंड यानी कि भूमि, जो भूमि आप देख रहे हैं इसकी कोई बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं रह गई है। आखिरी में देखिए जहाँ पे मोनाड नॉक बनते हैं यहाँ पर ऊंचाई कितनी कम हो गई है और इसके ऊपर नदियां विसर्प बनाती हुई मैदानों का निर्माण करती है, जिसे डेविस ने पेनीप्लेन कहा है। यानी डेविस का पेनीप्लेन बेसिकली क्या है, एक तरह का मैदान, और यहाँ पर नदी कैसे विसर्प बनाते हुए इस तरह से बहती है। सतह पर जगह जगह पे कम ऊंचाई की बची हुई अवशिष्ट पहाड़ियां पाई जाती हैं। देखिए क्या है बेसिकली, अभी वैसे तो सतह मैदान में बदल गई है लेकिन कहीं कहीं पर आपको पहाड़ियां दिखाई देंगी बची हुई, जिनको डेविस ने मोनाड नॉक कहा है। तो आपको जगह जगह पर इस तरह से चित्र में देखिए यहाँ पर लिखा है मोनाड नॉक, इस तरह के मोनाड नॉक आपको मैदानों में जगह जगह पर दिखाई दे जाएंगे। ये हो गई डेविस की ओल्ड स्टेज। अब चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए जो आपका मॉक टेस्ट होगा उसमें इससे कहीं ज़्यादा कठिन क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर थोड़े से इजी लेवल के क्वेश्चन हैं जिससे आपकी शुरुआती प्रैक्टिस हो सके। तो देखिए डेविस के अपर्दन चक्र के अनुसार कौन से तरुणावस्था के लक्षण हैं या तरुणावस्था के लिए कौन से सही हैं। नदियों का प्रवाह वेग अधिकतम होता है, यंग स्टेज में नदी जो है बहुत तेजी से प्रवाहित होगी, सही है। वी आकार की घाटियां बनेंगी, बिल्कुल सही है। जल विभाजक के शिखर पर अपर्दन का प्रभाव दिखाई देगा। आप खुद सोचिए नदी यंग स्टेज में है, क्या जल विभाजक के शिखर का अपर्दन होता है। हम लोगों ने देखा अपर कर्व जो है यंग स्टेज में ज़्यादा नीचे नहीं जाता है, यानी जल विभाजक के शिखर का अपर्दन नहीं होता है। तो ये ऑप्शन गलत है। तो 1 और 2 यानी जो आंसर नंबर ए है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रौढ़ावस्था में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन होते हैं। घाटियों का चौड़ा होना शुरू होता है, बिल्कुल सही बात है। जल विभाजक के शिखर का अपर्दन शुरू होता है, सही बात है। नदियों का प्रवाह वेग बढ़ जाता है, क्या प्रौढ़ावस्था में नदी के प्रवाह का वेग बढ़ेगा। ये गलत आंसर होगा, तीसरा ऑप्शन गलत है। तो ए पहला और दूसरा ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, डेविस के अपर्दन चक्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तरुणावस्था में निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों उच्चावच में वृद्धि होती है। देखिए खुद सोचिए, निरपेक्ष उच्चावच में कमी तो नहीं होती है लेकिन क्या वृद्धि हो सकती है, क्या पहाड़ की ऊंचाई बढ़ेगी। डेविस तो कहते हैं कि जो हमारी पहाड़ है इसकी ऊंचाई जितनी बढ़नी है, जब बढ़ सकती है उसके बाद ही अपर्दन चक्र शुरू होता है। तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है प्रौढ़ावस्था में केवल निरपेक्ष उच्चावच में कमी होती है। प्रौढ़ावस्था में हम लोगों ने देखा निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों उच्चावच में कमी होती है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। जीर्णावस्था में निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों उच्चावच न्यूनतम होते हैं, ये बात सही है। जो जीर्णावस्था आती है, जो लास्ट स्टेज है, उसमें निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों उच्चावच न्यूनतम हो जाते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर सी है कि जीर्णावस्था में निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों उच्चावच न्यूनतम होते हैं, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, जीर्णावस्था में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। घाटियां अत्यधिक चौड़ी और उथली होती हैं, सही है। जल विभाजक का आकार कम होता जाता है, बिल्कुल सही है। नदियां बड़े शिलाखंडों के माध्यम से क्या पॉट होल ड्रिलिंग कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी। तो फिर से ऑप्शन नंबर ए यानी कि पहला और दूसरा जो कथन है वो केवल सही है। अब देखिए डेविस के मॉडल की कुछ आलोचनाएं हैं जिनको हम लोग फटाफट देख लेते हैं और इसके बाद आज की क्लास हमारी समाप्त हो जाएगी। तो देखिए जो संकल्पना है डेविस की, यानी कि ये जो मॉडल है इसका जनरलाइजेशन ज़्यादा कर दिया डेविस ने। डेविस ने उत्थान को त्वरित दर से अल्पकालिक बताया, जैसा कि डेविस ने कहा बहुत तेज़ी से पहाड़ बन जाता है, बहुत तेज़ी से अपलिफ्टमेंट हो जाता है, जो कि गलत बात है। हम लोगों ने देखा है प्लेट विवर्तन सिद्धांत में कि अपलिफ्टमेंट धीरे धीरे होता है। आज भी हिमालय जो है ऊपर की ओर उठ रहा है। अपर्दन उत्थान की समाप्ति की प्रतीक्षा नहीं करता। अब देखिए जाहिर सी बात है, जैसे ही कोई भूखंड है, जैसे ही ये ऊपर उठेगा तुरंत ही इरोजन स्टार्ट हो जाएगा। अब नदी प्रतीक्षा तो नहीं करेगी कि हाँ पर्वत पहले उठ चुके, उसके बाद इरोजन का काम स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही देखिए डेविस के मॉडल में एक और प्रॉब्लम है, इन्होंने 3 स्टेजेस को बता दिया, युवावस्था यानी कि तरुण अवस्था, प्रौढ़ावस्था, जीर्णावस्था। लेकिन नदी इन तीनों अवस्थाओं से होकर के गुजर पाए, इसके लिए स्थल खंड का स्थिर रहना जरूरी है, यानी कि पर्वत जितना ऊंचा है उतनी ही ऊंचाई पे रहे, और समुद्र का तल यानी कि नदी बह करके जिस समुद्र में मिल रही है, जैसे गंगा नदी जा करके बंगाल की खाड़ी में मिलती है, इसका तल भी उतना ही रहे।
बहुत लंबे समय तक, तब ये नदी अपना काम पूरा कर पाएगी। लेकिन आइडियली ऐसा होता नहीं है। हम लोग जानते हैं पर्वत की ऊंचाई बढ़ सकती है, इसके साथ ही समुद्र का तल नीचे जा सकता है या ऊपर आ सकता है। तो ऐसे में क्या होगा, पूरी की पूरी जो अपर्दन का चक्र है इसमें फिर से परिवर्तन आ जाएगा। हो सकता है नदी के मार्ग में जलप्रपात समाप्त होने लगे हों और समुद्र तल में परिवर्तन आने से फिर से जलप्रपात का निर्माण होने लगे। ये चीज़ें आपको आगे ज़्यादा समझ में आएंगी जब बेस लेवल वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर यह समझने की बात है कि डेविस का मॉडल तभी अप्लाई हो सकता है जब स्थलखंड बहुत लंबे समय के लिए एक ही अवस्था में रहे, स्थिर रहे, जो कि संभव नहीं है। इसके साथ ही इन्होंने समय को आवश्यकता से ज़्यादा महत्व दे दिया है, जबकि जो पेंक हैं वो कहते हैं कि स्थल रूप उत्थान और अपर्दन की दरों से संबंधित होता है। यानी पेंक ने समय को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया। डेविस की लंबी अवधि तक समान संरचना और स्थिर जलवायु की धारणा जो है, यानी कि जो डेविस मानते हैं कि इतने लंबे समय तक एक ही जैसी जलवायु रहेगी, यानी नदी जब तक बहेगी और अपना काम पूरा करेगी तब तक जलवायु में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसको भी बहुत से विद्वान स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस तरह से देखिए डेविस के मॉडल में कई सारी कमियां हैं, लेकिन इसके बाद भी क्योंकि ये एक बहुत ही शुरुआती सिद्धांत था जिसने नदी के अपर्दन चक्र को समझाया, तो ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग आज की क्लास को समाप्त करते हैं और अगली क्लास में हम लोग पेंग के मॉडल को इसी तरह से डिटेल में देखेंगे। जो लोग पेड क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं उनको एक बार फिर से बता देता हूँ, मेरा नंबर है 7905251328। इस नंबर पर अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको QR कोड दे दूंगा। अगर डायरेक्ट आप वेबसाइट पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा www.smarteduacademy.com। उस पर क्लिक करिए, कोर्स को परचेज कर लीजिए। कोर्स को देखने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप किसी भी समय मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में।